हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोगों का बायोएज टेस्ट सीरीज जो चल रही थी उसमें आज लास्ट टेस्ट है 11th टेस्ट। और इसके टॉपिक्स थे हम लोगों के फिनोमिना, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्राइटेरिया और इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही सराहा, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इनफैक्ट पैन इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं सभी लोगों ने, सब स्टेट्स के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसका बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेगा 4 मई को जब आप टेस्ट देंगे, क्योंकि सिंह सर ने इस पे पर्सनली काफ़ी वर्क किया था। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उन पॉइंट्स को बाहर निकाला था और उन सीक्रेट रिवील के वीडियोस भी अपलोड किए थे, जिस पे आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर इसका टेस्ट भी कराइए। तो ये टेस्ट आज इसका लास्ट टेस्ट है। आइए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आज का टॉपिक जो है टेस्ट का प्रोसेस, फिनोमिना, कैरेक्टर्स, क्राइटेरिया एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the। तो ये ruminant animals इसमें कौन सा होगा? मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये सब क्या है? दीज आर टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। और इसमें जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स है। और ये एनारोब्स हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो गट ऑफ द रूमिनेंट्स में, मार्शी एरियाज में। इसके अलावा इनका यूज बायोगैस प्लांट में भी है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, तो ये माइक्रोब्स वहां पर भी यूज होते हैं। और बायोगैस का मेन कंपोनेंट अगर देखा जाए तो मेन कंपोनेंट है मीथेन। 50 to 70% होता है ये मीथेन। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, और रीजन दिया हुआ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो ये सही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जो सेल के बिना बना हो। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इन ऑल, सभी में प्रेजेंट होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन होगा, एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो हम अगर ऐसा कोई फीचर है तो उसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, एनीवेयर एल्स। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्शियसनेस के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। कॉन्शियसनेस में क्या होती है? एबिलिटी होती है टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। स्टिमुलस मतलब सिंगुलर चेंज। चेंज कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जाइगोटिक एंड स्पोरिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन। तो अगर प्लांट ग्रुप्स की बात की जाए तो जाइगोटिक मियोसिस, ये जो एम्ब्रियोफाइटा जो ग्रुप है, एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा का मतलब प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो ये हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप, इसमें सब में स्पोरिक मियोसिस है। जहां पर जब स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर मदर सेल होगी, उसमें मियोसिस होगी, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये हो गया ब्रायोफाइटा, टेडो, जिम्नो और एंजियो। जाइगोटिक मियोसिस एल्गी जो ग्रुप है एक्वेटिक प्लांट्स का, यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है, जाइगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस, इसीलिए यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसको एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप में नई जगह दी गई है। तो जाइगोटिक मियोसिस एल्गी देखा जाए तो स्पायरोगायरा और ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो इसमें से कौन सा मॉस हो गया। बाकी ब्रायोफाइट्स, ड्रायोप्टेरिस हम लोगों को पता है ये टेडोफाइटा का मेंबर है, तो ब्रायोफाइट्स और ड्रायोप्टेरिस यहाँ पे क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस। साइकोस्पाइनस ये जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर भी स्पोरिक मियोसिस दोनों में। क्लेमाइडोमोनाज एल्गी है और स्पायरोगायरा एल्गी है, तो इन दोनों में जाइगोटिक मियोसिस। तो आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। Now we move to next question, question number 4th. The main criteria for 5 kingdom of classification includes. तो ये 5 kingdom classification R.H. Whittaker ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग 5 kingdoms कौन कौन से थे, तो मोनेरा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, फिर प्रोटेस्टा, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फिर इसके बाद प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो यहाँ पे क्राइटेरिया जो यूज किया गया था, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये वाले जो ग्रुप हो गए ये प्रोकैरियोट्स और ये वाले सारे यूकैरियोट्स, ये हो गया सेल स्ट्रक्चर। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक ये सारे यूनिसेलुलर और ये सारे मल्टी सेलुलर। फिर इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th. Bacteria which play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur are. तो एनॉक्सिनिक फोटोसिंथेसाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ये हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं। इस रिलीज एनर्जी का यूज करते हैं ये एटीपी के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. डाइकैरियन फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डाइकैरियन का मतलब दो न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, डाई मतलब दो। तो यहाँ पर जब फंगस ग्रुप है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी होती है। सबसे पहले जब दो हैप्लॉइड सेल्स पास पास आएंगी तो प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ पर कैरियोगेमी और कैरियोगेमी के बाद मियोसिस। तो यहाँ पर जब प्लाज्मोगेमी हो जाती है, जब ये दो सेल्स हैं इनके बीच में अगर ये बॉल हट जाए, दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, दो हैप्लॉइड सेल्स थी, तो तुरंत के तुरंत इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं। ये कंडीशन जो होंगी n+n, ये थोड़ी देर तक बनी रहेगी, तो इसी कंडीशन को बोला जाएगा डाइकैरियन। तो डाइकैरियन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट है। अधिकतर में यहाँ पर जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। तो डाइकैरियन कंडीशन 2 में। Next, question number 7. Given below are two statements. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrites, ammonia, and use the released energy for their ATP production. And the energy of ATP used in synthesis of food. Choose the correct answer. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस जो होती हैं ये एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं, और इस रिलीज एनर्जी को ये यूज करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर विल बी फोर्थ। Now we move to next question, question number
8 ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म मींस, तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली भी बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एज वेल एज इंटरनल डिवीजन भी है, प्लस रिपीटिशन ऑफ फ्यू इंटरनल ऑर्गन्स. The body is externally and internally divided into segments. Segment of body has serial repetition, at least some organs. There is no repetition. तो आंसर होगा फोर्थ, बोथ 1 and 2. और मेटामेरिक सेगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो ये एनालिडा में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा और कॉर्डेट्स में. ये 3 फाइलम्स. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और इनकरेक्ट. यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. डिफाइनिंग फीचर हम लोगों को पता है, विच इज प्रेजेंट इन ऑल, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नॉन लिविंग जो होगा वो सेल्स का नहीं बना हुआ, सारे लिविंग में है, तो ये सही है. कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ, तो एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, तो ये भी सही है. सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग, ये गलत हो गया. सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बीइंग अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. ह्यूमंस के लिए है ये, सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी, तो ये गलत. ह्यूमन बीइंग इज द ओनली सेल्फ कॉन्शियस, तो ठीक है, ये ए, बी और डी सही है. आंसर पूछा गया इनकरेक्ट, तो आंसर होगा थर्ड, ओनली सी. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 विच इज इनकरेक्ट. यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है आपको. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन कर्ड मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, तो ये हेट्रोट्रॉफिक, ये मोस्ट अबंडेंट है. हेल्पफुल इन कर्ड मेकिंग. कर्ड मेकिंग किस तरह से, लैक्टोज पर ये एक्ट करते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे. लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो एसिडिटी इसकी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ने से मिल्क प्रोटीन जो होती है कैसीन, ये कोआगुलेट हो जाती है, इसी को बोलते हैं कर्लिंग ऑफ मिल्क. तो ये स्टेटमेंट सही है. माइकोप्लाज्मा है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सही है. डाइनोफ्लाइलेट्स आर ऑफ मेनी कलर्स, ये भी सही है. तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पर भी फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है. ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन हैज एटीपेज एक्टिविटी. तो मायोसिन और एक्टिन ये दो प्रोटीन्स हैं. मायोसिन थिक होता है, तो यहाँ पर जो ग्लोबुलर हेड है, यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, इसके अलावा एटीपी बाइंडिंग साइट भी होगी, और इसके अलावा यहाँ पर एटीपेज एक्टिविटी भी होती है. एटीपेज जो एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, तो एटीपेज एक्टिविटी, तो 3 ए हो गए यहाँ पर. तो ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन हैज एटीपेज एक्टिविटी सही है. एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन. मीरोमायोसिन जो होगा ये मायोसिन का मोनोमर है, तो एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, ये जी एक्टिन, ये जो ग्लोबुलर एक्टिन्स हैं ये जी एक्टिन हो गया. इसी का जो पॉलीमर बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन. तो मेड अप ऑफ मीरोमाइसिन, ये गलत. जी एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन. जी एक्टिन इज ए पॉलीमर, ये गलत है. एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन. एफ एक्टिन जो है वो जी एक्टिन से बना हुआ है. और लाइट मीरोमाइसिन इज ए पार्ट ऑफ मायोसिन, ये सही है. तो ए और डी यहाँ पर सही है, बी और सी इनकरेक्ट. फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as
Reason. Juxtaglomerular apparatus plays a complex regulatory role in kidney. Fall in GFR can activate the JG cells to release renin. तो ये ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस ये कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो सेल्स हैं, ये आफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस हो गया, ये इफरेंट आर्टेरियोल, इसके कांटेक्ट में होंगी। यहाँ पर ये सेल्स जो होती हैं ये मॉडिफाइड होकर के जेजी सेल्स, और जेजी सेल्स क्या रिलीज करती हैं, रेनिन। रेनिन किस पर एक्ट करता है, तो ये एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन लिवर में बनेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, ये रेनिन का काम है, जो जेस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से आएगा या जेजी सेल से। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, किसके द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर जो बढ़ा घटा था वो बढ़ा देगा। और इसके अलावा ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पर भी जाकर के एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरोन हम लोगों को पता है ये क्या होता है, सॉल्ट रिटेनिंग है। जब सॉल्ट रिटेन होगा तो वाटर ऑस्मोटिकली फॉलो होगा, उसको फॉलो करेगा, तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग, तो सॉल्ट एंड वाटर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर ये भी बढ़ाएगा। तो फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन, ये स्टेटमेंट दोनों सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। Now we move to next question, question number 13th. Which one of the following is correct event during muscle contraction? Muscle contraction के वक्त actin slides over myosin towards M line, H zone become wide, A band gets reduced. तो ये सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या है, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये Z लाइन है जो आइसोट्रोपिक बैंड को बाइसेक्ट करेगी, और यहाँ पर ये बीच में होंगे मायोसिन, मायोसिन मोटा ये, और यहां से यहां तक ये हो गया ए बैंड, ये ए बैंड, और जितना पार्ट ये ओवरलैप्ड नहीं है इसको बोला जाएगा एच जोन। और इसके बीच में यहाँ पर लाइन होगी, इसे बोलेंगे एम लाइन। ये क्या करता है, ये मायोसिन फाइबर्स को होल्ड करने का काम करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दो जेड लाइंस जो होंगी ये पास पास आ जाएंगी। कहाँ तक आएंगी, तो ये यहाँ तक आ सकती हैं। ए बैंड हमेशा कांस्टेंट रहता है। एच जोन बिकम्स वाइड, तो एच जोन जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइंस जब अंदर की तरफ आएंगी तो एच जोन होगा, वाइड नहीं होगा, गलत। ए बैंड गेट्स रिड्यूस्ड, ये भी गलत, क्योंकि ए बैंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन टुवर्ड्स एम लाइन, ये सही है, करेक्ट पूछा गया है। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स कैसा, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना, बायोफिजियोलॉजिकल फिनोमिना। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ये केमिकल्स हैं, वेसिकल्स में स्टोर्ड होते हैं, एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो ये वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ये केमिकल्स हैं, और ये यहाँ पर रिसेप्टर से आकर के बाइंड करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल बोला जाएगा इसको। तो 14th इज सेकंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। स्पायरोमीटर हैज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो स्पायरोमीटर जो होता है ये लंग वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर सेकेंड। तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml पर ब्रेथ, और अगर इसको पर मिनट में कन्वर्ट किया जाए
तो ये रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6000 से 8000 पर सेकंड, नहीं ये होना चाहिए था पर मिनट, तो ये गलत हो गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज, ये 1000 से 1100 ml है, 1200 ml गलत दिया हुआ है। नॉर्मली एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, तो यहाँ पर जो मसल्स डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वापस से रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा जो एक्सपायरेटरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं ये भी रिलैक्स होंगी, तो ये भी एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये पैसिव प्रोसेस हो गया, जबकि ये सिर्फ रिलैक्स कर रही है। तो यहाँ पर स्पायरोमीटर हैज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और ये दो सही है, ए एंड डी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न विद, तो थाइमस कहाँ पर होता है, ये डॉर्सल साइड पर होगा, स्टर्नम के वेंट्रल साइड पर होता है, एओर्टा के। काम क्या है, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन ये टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी का दूसरा नाम होता है थायरोट्रोपिन। तो इसका थायरोट्रोपिन से कुछ नहीं, यहाँ पे जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं थाइमोसिन, थाइमस से जो आएगा वो थाइमोसिन। और ये क्या करता है, ये टी सेल्स के डिफ्रेंसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बी सेल्स के द्वारा इसको भी बढ़ा देता है। तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन इसका रोल है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ईसीजी हैज क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, सही है। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन हैज नो इफेक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स ये कौन से होते हैं, ये एड्रिनलिन, या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन, और ये कहलाते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। तो ये कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इस सबको बढ़ाते हैं। तो नो इफेक्ट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इन बॉडी, ये सही है। यहाँ पर ओल्ड और डैमेज्ड आरबीसी जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती हैं, तो ये फिल्टर करने का काम करता है ब्लड को। इसमें जो रेड पल्प होता है वो ये काम करेगा, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। और स्प्लीन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लिम्फॉइड ऑर्गन में भी, तो ये लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। तो एथरोस्क्लेरोसिस इज थिनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल, ये भी गलत है। एथरोस्क्लेरोसिस करोनरी आर्टरी डिजीज, इसको एथरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। करोनरी आर्टरीज की ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट और फाइब्रस टिश्यू, इनका यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट्स पूछे गए। ए और सी सही है, बी और डी यहाँ पर गलत। आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Given below are two statements, one is labeled as assertion and other is reason. Tubular secretion helps in the maintenance of ionic and acid-base balance of body fluids. तो secretion किसका होगा, H आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन का। इसमें से H आयन और अमोनिया ये आते हैं, ये सिक्रीट होते हैं PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिप्यूल में। H आयन, अमोनिया और पोटेशियम ये तीनों होते हैं DCT में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिप्यूल में, और कलेक्टिंग डक्ट से होता है अमोनिया और पोटेशियम आयन। तो यहाँ पर ये सही दिया हुआ है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H आयन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। तो इसी वजह से ये एसिड और बेस बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ये मेनली किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ये भी डिसाइड करेगी और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Mark the true statement among the following with reference to normal breathing. Inspiration is a passive process whereas expiration is active. Inspiration is active process whereas expiration is passive. तो यहाँ पर आंसर होगा इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन कब होगा, जब यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एयर विल बी सक्ड इन। और ये सक्ड इन कब होगी, डायफ्राम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा, ये रिलैक्स स्टेट है डायफ्राम की, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा ये बढ़ गया, और इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी स्टर्नम को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठाएंगी। तो ये भी यहाँ पर डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस पर डायमीटर को बढ़ा देती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में बढ़ाती है। तो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इंस्पायरेशन क्या हो गया, एक्टिव प्रोसेस, और एक्सपायरेशन कैसा है, पैसिव, क्योंकि ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए ये वापस से रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर सेकंड सही दिया हुआ है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द रिमार्केबल फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस कैसा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एंडरगोनिक है, एनर्जी देनी पड़ती है, सनलाइट की एनर्जी यूज होती है, और ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, फॉर्मेशन क्लोरोफिल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Now question number 22. To speed up the malting process in brewing industry, which PGR is used? तो माल्टिंग प्रोसेस मतलब माल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना है, माल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उसमें भी बढ़ता है, सीड्स को जब जर्मिनेट किया जाता है। और अगर ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में है तो यही काम ये जिब्रेलिन की मदद से भी कर सकते हैं। तो जिब्रेलिन माल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। During photosynthesis, electrons are continuously lost from the reaction center of photosystem to what source is used to replace these electrons? तो जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं वो वाटर की ब्रेकडाउन, और इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये एसोसिएटेड है फोटोसिस्टम 2 से। जब H2O का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये रिएक्शन सेंटर तक पहुंचेंगे। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल किसमें, ग्लाइकोलिसिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड यील्डिंग स्टेप नहीं है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सिंगल स्टेप में होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होगा तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है पहले एसिटल्डिहाइड में, और यहाँ पर इस स्टेप में CO2 का रिमूवल होता है। एंजाइम होता है यहाँ पर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और इसके बाद फिर एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा।
रिडक्शन के लिए NAD2H जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वो यहाँ पर यूज होता है, NAD प्लस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिटल्डिहाइड फिर एथिल अल्कोहल में। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है इसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th। द प्रोसेस बाय विच पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन किसमें, पार्शियल ऑक्सीडेशन अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो CO2 और वाटर बनेगा ग्लूकोज से। तो आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में बनता है पायरुविक एसिड। फिर इसका फर्दर ब्रेकडाउन डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, और ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो क्रेब्स साइकिल, फिर ETS। आंसर हो गया फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। Development is the sum of growth and differentiation. Growth is accompanied by catabolic process only. Plant cell has cell wall having cellulose and plasmode metal connection. Sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in a natural environment. तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया। ग्रोथ इज accompanied by catabolic process only. Growth is the result of when anabolism is more than catabolism. एनाबॉलिज्म किससे, सिंथेसिस से रिलेटेड है, और कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन से। तो ग्रोथ कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन। तो आंसर यहां पर इनकरेक्ट हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो एमनियोसेंटेसिस, ट्यूबेक्टोमी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक टाइप है। ट्यूबेक्टोमी, ये फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके लाइगेट किया जाएगा, फीमेल्स में यूज किया जाता है, स्टेलाइजेशन मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड है। एमनियोसेंटेसिस, ये 14 to 16 वीक्स के अराउंड परफॉर्म करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की एनालिसिस की जाती है। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में एब्यूज किया गया था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये। नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन। तो पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें, सिट्रस में भी पाई जाती है, मैंगो में भी पाई जाती है, और ये न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी है। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या, ये ओव्यूल, ये यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट, सिनर्जिड्स, ये एंटीपोडल्स, और ये सेंट्रल सेल। तो ये बाहर जो है ये सब क्या है, ये न्यूसेलर सेल्स। तो ये न्यूसेलस की सेल्स जो होती है अंदर एम्ब्रियो में जाएंगे, ये एम्ब्रियो सैक में जाती हैं, और ये एक एम्ब्रियो तो इससे बनेगा जो फीमेल गैमीट है, इसके फ्यूजन से जाइगोट, और दूसरा ये न्यूसेलर सेल्स से भी डेवलप हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये सिट्रस में भी है, मैंगो में भी है। In artificial hybridization, to protect stigma of female flower from outer contamination, तो कंटेमिनेशन यहाँ पे किसका होगा, जो पॉलन ग्रेन्स, जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो पहुंचेंगे। तो यहाँ पर चूंकि स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर है तो वहाँ पर इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। इमैस्कुलेशन में हम लोग क्या रिमूव करते हैं, तो एंथर को रिमूव करते हैं, बर्ड स्टेज में रिमूव किया जाता है ये। बैगिंग जो होगा ये डस्ट, बाकी जो स्टेप्स हो गए इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग के बाद फिर डस्टिंग के बाद फिर रीबैगिंग, और लास्ट में फिर टैगिंग। तो इसमें बैगिंग और रीबैगिंग ये दोनों ही कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे बैगिंग दिया हुआ है, आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। तो ये किसमें है, ये सिट्रस में। पॉलीएम्ब्रियोनी, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट assertion and reason. Spermatogenesis starts at the age of puberty. ठीक है. Significant increase in the secretion of GnRH, gonadotropin releasing hormone. In the light of the above statement, choose the correct answer. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है प्यूबर्टी के समय शुरू होती है. फीमेल में जो oogenesis होगी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है. सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से होगा. ये भी सही है. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. 31 is fourth. Now we move to next question, question number 32nd. Given below are two statement. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage. सही है. ये embryonic stage से ही शुरू हो जाती है. Large number of Graafian follicle degenerate during the phase from birth to puberty. तो ये अरेस्ट हो जाती है. ग्राफियन फॉलिकल नहीं, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो डिजेनरेट होती हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. तो ये सही है स्टेटमेंट 1, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आंसर यहाँ पर होगा सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ. तो सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स ये बैरियर मेथड्स हैं, फीमेल के द्वारा यूज किए जाते हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए. एंड दीज आर मेड अप ऑफ रबर. नेक्स्ट, देयर इज ए स्पेशल फिनोमिना फाउंड इन एस्ट्रेसी फैमिली. तो एस्ट्रेसी फैमिली is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. तो ये क्या है? ये एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस किस में है? ये एस्ट्रेसी में. तो एस्ट्रेसी से रिलेटेड आपको आंसर देना था. वैसे पार्थेनोजेनेसिस ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमीट तो बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है. इसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. तो यहाँ पे एस्ट्रेसी से रिलेटेड आंसर एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रोसेस विद देयर स्पेसिफिक इवेंट्स. तो यहाँ पर ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है. इसमें ट्रांसलेशन में क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का फॉर्मेशन होता है. डीएनए से डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन. इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन ये स्टार्ट कोडॉन AUG डुअल एक्शन एंड ये कोडॉन है. ये यहाँ पर मैथ्योनिन के लिए भी कोड करता है, स्टार्टिंग कोडॉन का भी काम करता है. तो ये चौथा हो गया. और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ये इधर आएगा. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन तो ये क्या है? इसमें स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं. एक्सॉन्स जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. अगर ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, तो ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया जाएगा. इसी को बोला जाएगा स्प्लाइसिंग. तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. In a mRNA strand, untranslated region contains total 600 nitrogenous base. After translation process, 400 amino acids containing proteins are formed. Then how many total number of bases is present in mRNA strand? तो mRNA का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन यूनिट होगी इसमें 5 प्राइम एंड पर भी UTR है, अनट्रांसलेटेड रीजन दोनों तरफ से फ्लैंक्ड होगा. इसके अलावा जो ट्रांसलेशन यूनिट है वहां पर स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, बाकी के जो बीच में कोडॉन्स हैं. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्टार्ट से लेकर के जो यहाँ पर प्रोटीन चेन बनी है ये 400 अमाइनो एसिड्स की है. और हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक कोडॉन और एक कोडॉन में
3 बेसेस होते हैं, तो 400 अमाइनो एसिड के लिए कितने हो गए 1200, प्लस एक यहाँ पर स्टॉप कोडॉन है, ये भी 3 बेसिस का, तो 1203, और UTR ये टोटल कितने हैं इसमें टोटल बेसिस, तो 600 है, तो ये 600 इसमें ऐड कर दो, तो ये टोटल आ जाएगा 1803। 36 is third. Now we move to next question, question number 37. In which process is being depicted in this figure? तो HNRNA, RNA polymerase 2 ट्रांसक्रिप्शन में जब ये बनाएगा तो ये बनाता है HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA। अब इसकी होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में यहाँ पर कैपिंग है, स्प्लाइसिंग है और टेलिंग है। कैपिंग में क्या, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ऐड किया जाता है, और ये किधर ऐड होगा 5 प्राइम एंड पर, हेड एंड पर। स्प्लाइसिंग में क्या रिमूव करते हैं, इंट्रॉन्स। और टेलिंग में पॉली ए चेन एडिनाइलेशन। तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग दिखाया हुआ है, कैपिंग दिखाया हुआ है, आंसर होगा बोथ 1 and 2। Now we move to next question, question number 38. Given below are two statements, assertion and reason. In prokaryotes, HNRNA, heterogeneous nuclear RNA, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, is subjected to a processing called splicing, capping and tailing. तो ये प्रोकैरियोट्स में नहीं, ये कहाँ पर होना चाहिए था, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिंग नहीं होती है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं है। इन यूकैरियोट्स द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HNRNA इज नॉन फंक्शनल, ये सही है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन सा, HNRNA, यही जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो मैच्योर RNA mRNA में कन्वर्ट होगा, तो ये सही है। असर्शन यहाँ पर फॉल्स है, आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई DNA वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स, तो ये सही है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई, रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओराई होता है, यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा, तो रेप्लिकेशन ये ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ DNA इनटू RNA इज टर्म्ड एज ट्रांसलेशन, ये गलत है, इसमें क्या होना चाहिए था, ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Given below are two statements. RNA polymerase is capable of catalyzing elongation process of transcription in bacteria. Capable of catalyzing elongation. तो ठीक है, RNA polymerase on its own अकेला अगर है तो ये elongation करता है, लेकिन अगर इसको सिग्मा फैक्टर का साथ मिले तो ये इनिशिएशन करेगा, और अगर रो फैक्टर आकर के जुड़ेगा तब ये टर्मिनेशन में यूज होता है, तो ये ठीक है। इन बैक्टीरिया मेनी टाइम द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड, तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल होती तो ये फुल्ली प्रोसेस होकर ही बाहर आता है mRNA जब बन जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह का कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर mRNA बनता भी जाएगा और उसका ट्रांसलेशन भी चलता जाएगा, प्लस यहाँ पे प्रोसेसिंग भी नहीं होती है, तो ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41st। Different types of modified beaks according to their food habits in Darwin finches of Galapagos Islands show phenomena of,
तो ये क्या शो करते हैं, ये एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का भी एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जाम्पल है। एडाप्टिव रेडिएशन में फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेटेड स्पीसीज, in a given geographical area from common ancestor, तब इसे बोला जाएगा एडाप्टिव रेडिएशन। और ये भी एक टाइप का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लिंकेज। लिंकेज क्या हुआ, लिंकेज का मतलब है एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स जो है इनकी टेंडेंसी होगी साथ में इनहेरिट होने की। तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, इसी के लिए टर्म लिंकेज ये टी.एच. मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो टेंडेंसी ऑफ जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज हेल्प टू होल्ड द पेरेंटल कैरेक्टर, अगर ये साथ रहेंगे तो पेरेंटल कैरेक्टर्स क्या हुए, ये होल्ड रहेंगे। लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, ये गलत है। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। लिंकेज इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाएगा इनके बीच में तो ये लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, ये भी सही है। तो 1, 2 और ये चौथा ये सही है, करेक्ट पूछे गए हैं। तो 1, 2 and 4 ओनली। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 43rd. During the process of primary treatment in a sewage treatment plant, the particles are removed by. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, ये फिजिकल सेपरेशन का प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन। जो फ्लोटिंग डेब्रीज हैं जो ऊपर बह रही होती है उनके लिए सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और बाकी डस्ट ग्रिट वगैरह के लिए सेडिमेंटेशन। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, आंसर होगा फोर्थ, बोथ 1 and 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। BOD, biochemical oxygen demand, is the measure of organic matter present in the water during the biological treatment of the sewage water. The process is carried out. तो ये तब तक किया जाएगा जब तक BOD का लेवल जो है वो रिड्यूस ना हो जाए। रिड्यूस हो गया मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो कम हो गया, डिकम्पोज हो चुका है। तो 44 का करेक्ट आंसर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, तो ये आइसोलेशन, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऑब्टेनिंग फॉर फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये सारे ही किस में आएंगे, ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो सिंथेटिक बायोसिंथेटिक फेज था उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना, अब इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब होगी उससे पहले जो इसमें प्रोसेसेस किए जाएंगे, इसकी जो तैयारी की जाएगी, तो सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, ये सारे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच ई कोलाई टेक अप फॉरेन डीएनए। तो डीएनए कैसा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये कैसा होता है, ये हाइड्रोफिलिक है, जबकि लिपिड मेम्ब्रेन कैसी है, वो हाइड्रोफोबिक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको टेकअप करने के लिए ई कोलाई को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है बाय ट्रीटिंग विद डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम।
प्लस हीट शॉक वगैरह देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। 47 is third. Now we move to next question, question number 48. A bioreactor provides optimum growth condition. Which among the following is included in those conditions? तो बायोरिएक्टर ये लार्ज वेसल्स हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट में हमें कल्चर करना होगा, और इसके लिए ये सबस्ट्रेट, सॉल्ट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच, विटामिन्स, ये सारे ही ऑप्टिमम कंडीशंस। Next, given below are two statement, assertion and reason. Rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor. Warm and moist environment favor decomposition, and lignin and chitin rich detritus decomposition rate is faster. तो ये गलत है, यहाँ पर ये फास्टर नहीं स्लोअर होगा। लिग्निन और काइटिन अगर ज़्यादा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड और वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर वगैरह, ये अगर हैं तो ये फास्टर होता। तो असर्शन सही है बट रीजन यहाँ पर फॉल्स है। 49 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन द डिकम्पोजिशन, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। डार्क एमॉर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस रिजर्वायर का भी काम करता है, तो ये ह्यूमिफिकेशन। तो ये सारे स्टेप्स किसमें हैं? ये डिकम्पोजिशन में। तो ए बी सी डी, ऑल ऑफ दिस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये हमारी सीरीज का लास्ट टेस्ट था। आप लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, थैंक यू, हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इसको ज़रूर देख लें, जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। टोटल 11 टेस्ट हुए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पर सिंह सर ने काफ़ी रिसर्च करके पेपर्स की एनालिसिस की है, तो उसका आप लोग बेनिफिट उठाइए। और 4 मई को ईश्वर ने चाहा तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।